हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो आप देखोगे कि अभी पॉलिटी की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है। तो आप देखोगे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसकी फाउंडेशन हमने देख ली, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लिए, बेसिक स्ट्रक्चर और ये अमेंडमेंट्स वाला पार्ट हमने अभी नहीं देखा। तो हमारा यूनिट 1 का चैप्टर 1 जो है उसमें हमने ये 2 टॉपिक्स जो हैं कर लिए, फाउंडेशन पढ़ ली और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली हैं। अब जो है कंसेप्चुअल एलिमेंट्स हम चैप्टर 2 पे आएंगे और उसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स, फिर फंडामेंटल राइट्स, देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ऑब्जेक्टिव्स मतलब आप समझो कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उनके दिमाग में कुछ तो इमेज होगी कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है। उनके दिमाग में क्या इमेज थी, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे बनाने के, तो वो हम देखेंगे। तो आप देखोगे कि एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था जो कि जो उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, उन्होंने पेश किया था 9 दिसंबर 1946 को, और जो बाद में पास हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, यही मतलब क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, तो यही ऑब्जेक्टिव मोर और लेस बाद में क्या बना, प्रीएम्बल बन गया। तो आज का जो हमारा लेसन होगा उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे हमारा कि जो प्रीएम्बल है उसको हम देखेंगे, उसमें जो वर्ड्स है उसके मीनिंग को हम देखेंगे। और अगला लेसन भी प्रीएम्बल का होगा कि प्रीएम्बल से जुड़े कुछ और कॉन्सेप्ट हैं, उसका अमेंडमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, डिफरेंट फिलोसोफर्स स्कॉलर्स ने क्या क्या कहा उसके बारे में वो हम देखेंगे। और उसके बाद जो हमारे नोट्स हैं उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमारा जो प्रीएम्बल है, मैं आपको बता दूं कि आपको पूरा लर्न करना होगा, तो इसको आप इसे 3 वर्ड टू वर्ड लर्न करना होगा, तो क्योंकि आपको वो एग्ज़ाम में यूज़ आएगा। ठीक है, तो देखेंगे हम। पहला जो हमारा प्रीएम्बल है वो लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है कि ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, दिस इज सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये हम लोगों ने ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, और बना के हमने लास्ट लाइन में देखेंगे कि हमने अपने आप को वो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, हम लोगों ने ही बनाया है और अपने आप को वो दिया है। तो हमने पहले भी देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे उन्होंने बनाया था, वो इलेक्ट हुए थे, तो वो किसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो लोग हैं भारत का, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमली का मतलब क्या होता है, एक सिंसियर मैनर में विद डिग्निटी, सॉलमली रिजॉल्व करते हैं, एक संकल्प लेते हैं कि हम इंडिया को क्या करेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अब ये इंडिया की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंडिया की जो नेचर है, जो उसकी गवर्नमेंट का नेचर है, वो क्या क्या है, तो वो हमको देखना है। तो पहला जो शब्द है वो क्या है, फर्स्ट वर्ड इज सोवरेन। तो सोवरेन का मतलब क्या होता है कि इंडिया अपने जो डिसीजन है वो क्या करेगा, इंडिया अपने डिसीजन खुद लेगा, किसी और से नहीं लेगा। आप देखोगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बनी कहाँ थी, कैबिनेट मिशन जो था उसके अकॉर्डिंग जरूर बनी थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं था जो हमने अंग्रेज़ों से पूछ के लिया। हमारे सारे डिसीजन कैसे थे, इंडिपेंडेंट थे। अब आप बोलोगे कि सर वो हमारा जो भारत है वो कॉमनवेल्थ का मेंबर है और वो WTO का भी मेंबर है, बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ का मेंबर है। तो मेंबर है तो भैया अपनी मर्ज़ी से मेंबर है, और अपनी मर्ज़ी से वो कभी भी मेंबरशिप को छोड़ भी सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है हम पे किसी ने वो ज़बरदस्ती किया है। तो हम सॉवरेन हैं, हम हमारे डिसीजन खुद लेते हैं, हमारे डिसीजन कोई भी दूसरा नहीं ले सकता, कोई दूसरा देश हमारे डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये एक वर्ड का मीनिंग हो गया। उसके बाद हम देखेंगे हमारा अगला जो वर्ड है सोशलिस्ट है। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स समाजवादी या समाजवाद। तो हमारा इस सोशलिज्म का मतलब क्या है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ होंगी, अब वो कितना बनाएंगी, कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगेंगी। अब जैसे गांव में तो इंडस्ट्रीज़ नहीं जाएंगी क्योंकि वहाँ पे उनको आमदनी इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि कुछ इंडस्ट्रीज़ गाँव में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर उनको कमाई नहीं होती, वहाँ पर भी हॉस्पिटल्स हैं। तो ये समाजवादी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो हमारा जो देश है वो उसका समाजवाद थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है कि हमारा हम कंप्लीटली सोशलिस्ट नहीं है। हमारा सोशलिज्म कैसा है, हमारे सोशलिज्म में प्राइवेट भी है, प्राइवेट बॉडी भी है और पब्लिक बॉडी भी है। तो हमारा जो सोशलिज्म है वो थोड़ा सा अलग है, इंडिया का सोशलिज्म इज लिटिल डिफरेंट। तो ये सोशलिज्म का मतलब हुआ। आपको सब पे 2-2, 3-3 लाइन लिखना आना चाहिए। अब ये है सेकुलर। तो सेकुलर का मतलब क्या होगा, देखो सेकुलर का मतलब क्या है, ये वर्ड पहले नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बाद में जोड़ा गया। सेकुलर वर्ड जो जोड़ा गया है ये बाद में अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, लेकिन जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाय नेचर सेकुलर ही है। आप देखो कि प्रीएम्बल में जो चीज़ें हैं वो एक समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की,
मतलब आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीज़ें हैं डिटेल में उसको एक समराइज करके प्रीएम्बल में बताया गया है। सेकुलर का मतलब क्या है कि हम हमारा जो है हम किसी भी रिलीजियन को, सेकुलर के दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। अब धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि कंट्री का कोई रिलीजन होगा ही नहीं, एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्ट धर्मनिरपेक्ष। कैसा होगा कि कोई भी रिलीजियस हॉलीडे नहीं होगा। दिवाली की छुट्टियां होती है ना, दिवाली की होती है, ईद की होती है, गुरु नानक जयंती की छुट्टी होती है, बैसाखी की छुट्टी होती है, तो कोई भी छुट्टी धर्म का मतलब कोई नामो निशानी नहीं होगा सेकुलर में। लेकिन हमारा जो सेकुलर है वो ऐसा नहीं है। हम लोग कैसे हैं, हमारा सेकुलर कैसा है, पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष कैसा होता है कि सब रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सब रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, और भारत देश का कोई भी रिलीजन नहीं होगा। जैसे आप देखोगे कि कहीं लोग, बहुत सारी इस्लामिक कंट्री हैं तो उनका एक धर्म है, नेपाल को बताते हैं नेपाल इज़ अ हिंदू नेशन, तो उनका एक धर्म है। लेकिन इंडिया का कोई भी धर्म नहीं है, इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, और भारत में सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो दैट इज़ पंथ निरपेक्ष। और धर्म निरपेक्ष क्या है कि हम किसी भी धर्म को मानते ही नहीं है। तो इंडिया में क्या है, धर्म निरपेक्षता ना होते हुए पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि जो हम सभी धर्मों को बराबर ट्रीट करेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा सेकुलर वर्ड। उसके बाद हम आ जाते हैं डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हो गया, डेमोक्रेटिक का मतलब ये हो गया कि सभी को हमारे एडल्ट फ्रेंचाइज है, सभी को वोट देने का अधिकार है। आप देखोगे कि इंडिया इतनी ग्रेट कंट्री है कि यहाँ पे जब आज़ाद हुआ था सबको वोटिंग राइट दिए गए थे। लेकिन अमेरिका में कितने टाइम बाद फीमेल्स को वोटिंग राइट मिले। पहले क्या होता था, ऐसा होता था कि जो टैक्स भरता है सिर्फ उसी को वोटिंग राइट मिलेंगे, ऐसा भी होता था। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में क्या है, सब लोग जो कि 18 से ज़्यादा हैं वो वोट दे सकते हैं। अब आ गया रिपब्लिक वर्ड का मतलब। तो रिपब्लिक वर्ड क्या है, देखो आप मुझे ये बताओ कि हु इज़ आवर हेड। तो हमारे हेड कौन है, हमारे हेड हैं प्रेसिडेंट। भले ही नॉमिनल हेड हैं पर हेड तो प्रेसिडेंट ही। सारे डिसीजन जो होते हैं वो इनके नाम पे होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो कैसे होते हैं, वो इलेक्ट होते हैं। अब आप देखोगे ब्रिटेन में भी क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, सब कुछ है। लेकिन वहाँ जो नॉमिनल हेड है, मतलब जो एक नाम की हेड है, वो कौन है, क्वीन है कि नहीं क्वीन। तो वो क्या है, वो इलेक्ट नहीं होते, वो तो क्या है, हेरिडिटरी है। वो एक चलता जा रहा है हेरिडिटरी, और वो इस तरह से उनको बनाया जाता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, जो हेड होता है वो इलेक्ट होता है, वो हेरिडिटरी नहीं होता। ठीक है, तो उसको हम रिपब्लिक बोलते हैं कि जहाँ पे जो हेड होता है वो इलेक्ट किया जाता है, और ना कि वो जो है मतलब हायरार्किकल हेरिडिटरी में चलता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा नेचर, किसका, हमारी इंडियन गवर्नमेंट का नेचर हो गया, इंडियन पॉलिटी का नेचर हो गया। अब हमने आगे लिखा है एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। तो क्या सिक्योर करना है हमको सिक्योर करना है क्या, जस्टिस। तो जस्टिस भी कैसा, न्याय कैसा, एक तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब सोशल जस्टिस का मतलब क्या है, देखो आप अगर आर्टिकल 17 देखोगे तो आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को बैन है। अब अनटचेबिलिटी का ये मतलब नहीं है सिर्फ टच करना, अनटचेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी इंसान किसी पे गलत रिमार्क भी नहीं कर सकता। हर इंसान को, पहले ऐसा था ना कई जगह कि कुछ लोगों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था। समाज में सबको बराबर का जो है लेवल मिलेगा, हर इंसान मंदिर जा सकता है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, ऐसा कोई भी पार्शियलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये सोशल है कि समाज में सबको बराबर का लेवल दिया जाएगा। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक जस्टिस। तो इकोनॉमिक जस्टिस सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी पैसे कमाने की। ठीक है, और जो इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है उसको ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, आप आ जाओ पॉलिटिकल पे। तो पॉलिटिकल जो जस्टिस है उसमें क्या है, सभी को इलेक्शन लड़ सकता है, सभी वोट दे सकते हैं, इस तरह से। अब लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप, सभी को आज़ादी है। किसकी आज़ादी है, सभी को सोचने की आज़ादी। आप देखोगे आर्टिकल, अगर आप देखोगे 19, तो 19 में कितने सारे फ्रीडम दिए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, सब दिए हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये 19 से रिलेट करता है। आप देखोगे बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, सभी को विश्वास रखने की, कोई भी विश्वास, किसी भी धर्म में वो विश्वास रख सकते हैं। तो जब वो किसी भी धर्म में विश्वास रख सकते हैं तो आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 दिया हुआ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, 26 है, 29 है, 30 है, और भी आर्टिकल्स हैं। तो वो यहाँ पे बताते हैं कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप दिया हुआ है। अब इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी को बराबर का स्टेटस दिया जाएगा। आर्टिकल 15 देखो कि किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो सभी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बराबर की दी जाएंगी। कोई भी एग्ज़ाम फाइट कर सकता है, ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं पर वो सभी एग्जाम फाइट कर सकता है। हम फंडामेंटल राइट्स में इसको और डिटेल में देखेंगे। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, कानून के आगे सब बराबर हैं। ठीक है, किसी को कानून ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं देगा, और ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ मर्डर किया तो अलग सज़ा है और किसी एक सेक्शन को अलग सज़ा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है फ्रेटर्निटी के बारे में। तो हमने ये लिखा है कि हम जो हमारे यहाँ प्रोविजंस भी देखोगे कि कोई हम किसी धर्म को नहीं मानते, हम सब बराबर हैं, सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ, तो हम सभी में एक ब्रदरहुड की भावना को बढ़ाएंगे।
ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये ऑब्जेक्टिव रखा था कि हम फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड की भावना को बढ़ाएंगे और एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, और एक आदमी की डिग्निटी का ध्यान रखेंगे और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, तो ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशन को अगर पूछेगा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया, तो कब अडॉप्ट किया गया, 26 नवंबर को, क्योंकि ये बन चुका था। लेकिन हमारे पास एक डेट थी 26 जनवरी, उसका अपना एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस था, तो इसलिए हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। लेकिन कब कंप्लीट हो गया था, 26 नवंबर को। कब अडॉप्ट किया गया, 26 नवंबर को। ठीक है, कुछ प्रोविजंस जो थे वो 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे, लेकिन जो मैक्सिमम प्रोविजंस थे वो कब लागू हुए, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 वी हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने ही बनाया और हमने अपने आप को वो कॉन्स्टिट्यूशन दिया। तो ये हमने प्रीएम्बल्स की बेसिक चीज़ें पढ़ी। अब मैं अगले लेसन में आपको थोड़ा डिटेल में बता दूंगा, नोट्स हैं वो दिखा दूंगा, आप उसमें से पढ़ लीजिएगा, इजीली हो जाएगा। तब तक आप प्लीज़ ये प्रीएम्बल को याद कर लो। फ्रेंड प्लीज़ आप कमेंट करें, फीडबैक दें अपना, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। अभी भी लेसन्स काफ़ी टाइम बाद डलाया वाला लेसन, तो अगर आप हमको इस तरह से थोड़ा फीडबैक देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच।